नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं टीचिंग विद आनंद चौहान में। और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पुलिस का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1। जैसा कि आपका यूपी पुलिस एग्जाम में हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इस प्रैक्टिस सेट में आपको हिंदी के 37 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। और दोस्तों, ये 37 प्रश्न वही हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि अभी आपका एसआई का एग्ज़ाम होगा, जेल वार्डन का एग्ज़ाम होगा, और जो पिछले ईयर्स में जो यूपी पुलिस के पेपर हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लाए हैं आप लोगों के समक्ष में। तो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज से पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा दोस्तों, तो सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर देंगे। और जिसमें दोस्तों हम प्रैक्टिस तो करेंगे ही, साथ में उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। हालांकि अभी हमने हिंदी को दोस्तों संपूर्ण नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो भी हमारे पिछले 4 चैप्टर हो चुके हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के, तो वो दोस्तों सभी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो धीरे धीरे हम सभी चैप्टर को कवर करते जाएंगे। और दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ा रहेगा, तो वो उम्मीद है कि वो 37/37 स्कोर यूपी पुलिस परीक्षा में जरूर करेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो आपके सामने आता हुआ दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोपक धोए, इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन दिए हैं दोस्तों आपके समक्ष में, अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, यानी पानी की परात को दोस्तों हाथ से हमने छुआ नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए, यानी नैनों के अश्रु से पग धोए। जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा कि जो सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में गए थे, तो उन्होंने उनको गले लगाया था। किसने? भगवान कृष्ण ने सुदामा को, और उनके पग धोए थे। तो दोस्तों, ये चौपाई वहीं से निकल के आती है कि नैनन के जल सो पग धोए। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के अपने अश्रुओं से पग धोए थे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, उनके जो अश्रु की जो बूंदें थी वो उनके चरणों में, सुदामा जी के चरणों में गिरी थी। तो दोस्तों, ये चौपाई वहीं से हुई है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो दोस्तों, क्या नैनों के अश्रुओं से पैर धोए जा सकते हैं? नहीं ना। तो दोस्तों, इसमें बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। तो जिसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, तो वह कौन सा अलंकार हो जाता है दोस्तों? तो वो हो जाता है दोस्तों हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर दोस्तों हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों उपमा की। उपमा अलंकार दोस्तों क्या होता है कि उपमा अलंकार दोस्तों वह होता है कि जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, तो दोस्तों वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार के दोस्तों कितने भेद होते हैं? इसके दोस्तों भेद होते हैं 2। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। तो जब हम दोस्तों आपको अलंकार पढ़ाएंगे, तब हम इसके बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार वह होता है कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप पाया जाए और दोनों को एक कर दिया जाए, यानी भेद रहित आरोप पाया जाए और दोनों को दोस्तों क्या कर दिया जाता है? रूपक अलंकार में एक कर दिया जाता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है दोस्तों? रूपक अलंकार हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की दोस्तों संभावना प्रकट की जाए। यहाँ पर दोस्तों संभावना प्रकट होती है। जैसे इसको पहचानने के लिए दोस्तों क्या होता है? जनहूँ, मनहूँ, मानो, जानो, ऐसे शब्द दोस्तों यदि आपको मिल जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। भाषा, बोली, विचार, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? ऑप्शन दिए हैं 4, 1, 3, 2। तो बताइए फटाफट दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको दोस्तों ये बताना है कि इन चारों शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं। देखिए दोस्तों, भाषा हम कैसे बोलते हैं कि भाषा अच्छी है या भाषा बोली गई। तो भाषा कैसी शब्द हो जाएगी दोस्तों? स्त्रीलिंग। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि भाषा अच्छा है, भाषा पुल्लिंग तो है नहीं। तो भाषा अच्छी है, तो कैसा हो जाएगा दोस्तों? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। कैसा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बोली कैसी है? बोली अच्छी है, ना कि बोली अच्छा है। तो बोली अच्छी है, तो दोस्तों ऐसा ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा।
विचार मन में आया कि विचार मन में आई, आई तो नहीं बोलोगे ना, तो विचार मन में आया, तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा, यह दोस्तों पुल्लिंग हो जाएगा। राय, राय दी गई कि राय दिया गया, राय दिया गया नहीं, राय दी गई, तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब तो बताइए दोस्तों इसमें कितने स्त्रीलिंग है, 1 2 3, तो दोस्तों हमारे ऑप्शन सी दोस्तों राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी इसमें दोस्तों 3 स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं है। दोस्तों एक बार आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ा कीजिए, उसके बाद इसका आंसर दिया करें। इसमें पूछा है दोस्तों कि कौन सा शब्द खराबी का अर्थ नहीं है, आपसे नहीं है पूछा है, तो बताइए फटाफट। ऑप्शन ए विकार, दोष, नकली या अवगुण, तो बताइए दोस्तों खराबी शब्द का कौन सा ऐसा शब्द है जो इसका अर्थ नहीं है। देखिए दोस्तों विकार क्या होता है, विकार दोस्तों खराबी से ही रिलेटेड होता है, यानी आपके अंदर ये विकार है, आपके अंदर ये दोष है, तो ये भी दोस्तों खराबी से रिलेटेड है। आपके अंदर अवगुण है, आपके अंदर अवगुण है, तो ये दोस्तों क्या है, ये तीनों खराबी से रिलेटेड है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी है जो नकली, ये दोस्तों नहीं है, नकली खराबी से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें कौन सा अर्थ नहीं होगा खराबी का, नकली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, युगांत के कवि कौन हैं। दोस्तों साहित्य से यूपी कांस्टेबल में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सभी जितने भी दोस्तों 37 प्रश्न हैं, आज का प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ये सभी आप अपने कॉपी में नोट्स बना लेना। जो आपको प्रश्न आते हैं वो मत लिखना, जो नहीं आते हैं, जो आपका गलत हुआ है तो वो आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताना कि आप लोगों का 37/37 स्कोर हुआ या नहीं, तो बताना कि 37 में आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। तो बताइए दोस्तों युगांत के कवि कौन है, रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदन पंत। युगांत के कवि कौन है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। युगांत के कवि कौन है दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत। और दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म दोस्तों हुआ था 1900 में, और इनकी मृत्यु दोस्तों 1977 में हुई थी। और दोस्तों इनकी प्रसिद्ध रचनाएं और कौन कौन सी हैं दोस्तों एक बार देखेंगे। इनकी दोस्तों फेमस एक पुस्तक है, इनको याद रखना आप, चिदम्बरा। कौन सी दोस्तों, एक इनकी फेमस कविता है दोस्तों चिदम्बरा, चिदम्बरा, इसको दोस्तों अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, चिदम्बरा। और एक है दोस्तों इनकी पल्लव, कौन सी है दोस्तों, पल्लव। ये दोस्तों इनकी काफ़ी फेमस रचनाएं हैं, पल्लव। और दोस्तों इनकी एक है युगांत तो है ही, और एक दोस्तों है इनकी युगवाणी। कौन सी है दोस्तों, युगवाणी, युगवाणी। ये दोस्तों और भी इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, जब हम आपको साहित्य पढ़ाएंगे तो इनकी और भी रचनाओं को आपको लिखाएंगे। और हाँ इनकी दोस्तों एक फेमस रचना और अच्छे से नोट कीजिएगा, इनकी एक फेमस रचना और है दोस्तों लोकायतन। ये काफ़ी बार दोस्तों यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछी गई है, लोकायतन। ये किसकी रचना है दोस्तों, ये लोकायतन भी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। अब बात करते हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं आपको मालूम होगी, आंसू, कामायनी, लहर, झरना और बसे, ये किसकी दोस्तों रचना है, ये है जयशंकर प्रसाद जी की। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन कौन सी रचना है दोस्तों। इनकी दोस्तों फेमस रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, ये सभी किनकी रचनाएं दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5, छक्के छुड़ाने मुहावरे का अर्थ क्या है। फटाफट बताइए दोस्तों, मुहावरा भी है दोस्तों आपसे 1 या 2 यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बताइए छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन हराना, हारना, जीतना, हराना या जिताना, तो बताइए दोस्तों जल्दी से फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों छक्के छुड़ाना, यदि आपने किसी के छक्के छुड़ा दिए ना, तो यानी आपने उसको क्या कर दिया दोस्तों, हरा दिया। क्या कर दिया दोस्तों, आपने हरा दिया। तो जब हरा दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हराना। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हराना। हारना नहीं होगा, ना ही जीतना ना ही जिताना, तो यानी छक्के छुड़ा दिए तो क्या हो जाएगा, हराना। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों हम आपको विशेषण बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुके हैं, तो जल्दी से बताइए दोस्तों, अष्टादश पुराण है तो इस वाक्य में अष्टादश पूछा है, तो अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है। आपसे विशेषण के बारे में दोस्तों पूछा गया है, तो अष्टादश
किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? तो बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अष्टादश में हमने आपको क्या बताया था जब हमने आपको विशेषण पढ़ाया था कि जब स्टार्टिंग में दोस्तों अष्ट आ रहा है ना, तो अष्ट हम किसको बोलते हैं दोस्तों? अष्ट बोलते हैं दोस्तों हम आठ को बोलते हैं ना। तो आठ कैसा है दोस्तों? संख्यावाची है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। अब बात करते हैं दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है? परिमाणवाचक विशेषण वह होता है जिसमें दोस्तों हम तौलते हैं, किसी चीज़ को मापते हैं, लीटर वगैरह हुआ या किलोग्राम वगैरह हुए, किसमें आते हैं दोस्तों? परिमाणवाचक विशेषण में। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें दोस्तों आपके गुण कैसे हैं, अच्छे हैं, अच्छा, बुरा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? ऑप्शन ए संसदीय राजभाषा समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नई दिल्ली में दोस्तों ये स्थित है, या केंद्रीय हिंदी समिति या विश्व हिंदी समिति? तो बताइए फटाफट दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है दोस्तों। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? भारत का प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है दोस्तों अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के लिए लीलाधर जगुड़ी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो बताइए दोस्तों फटाफट। दोस्तों अब आपको याद रखना है, इस प्रश्न में आपको 2 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। अनुभव के आकाश में चांद किसकी कृति है दोस्तों? तो ये किसकी कृति है दोस्तों? लीलाधर जगुड़ी की। अब आपसे पूछा गया है कि इनको कौन सा सम्मान या कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो बताइए दोस्तों, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार या मूर्ति देवी पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो बताइए फटाफट दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार। पर ये दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था? ये दोस्तों इनको मिला था 1997 में, यानी 1997 में दोस्तों ये पुरस्कार इनको दिया गया था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। लीलाधर जगुड़ी को अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के लिए 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। इम्प्लीकेट शब्द का हिंदी पर्याय क्या है? तो आपसे पूछा गया है दोस्तों कि इम्प्लीकेट मीन्स क्या होता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कार्यान्वित करना, पदत्याग, समायोजन या फंसाना। तो बताइए दोस्तों इम्प्लीकेट शब्द का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा। फटाफट बताइए दोस्तों जल्दी से। यदि आपको मालूम है कि इम्प्लीकेट मीन्स क्या होता है तो आप फटाफट इसका आंसर देंगे। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फंसाना। इम्प्लीकेट मीन्स दोस्तों क्या होता है दोस्तों? फंसाना होता है। पदत्याग को बोलते हैं हम दोस्तों रिजाइनेशन, और समायोजन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। तो पदत्याग का हो जाएगा दोस्तों रिजाइनेशन, याद रखना, और समायोजन को बोलते हैं एडजस्टमेंट, और फंसाना बोलते हैं दोस्तों इम्प्लीकेट को। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं बताता है? दोस्तों आपसे पूछा गया कि अंक का अर्थ नहीं बताता है, यानी अंक का अर्थ नहीं बताता है। आपसे यदि आपको अंक का पर्याय मालूम होगा तो आप इसे फटाफट सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। तो जल्दी से बताइए कि ऐसा कौन सा शब्द है इसमें से जो अंक का अर्थ नहीं बताता है। गोद, भेद, संख्या या चिन्ह? तो बताइए फटाफट दोस्तों। देखिए दोस्त, अंक हम दोस्तों गोद को बोलते हैं, अंक दोस्तों हम संख्या को भी बोलते हैं, अंक दोस्तों हम चिन्ह को बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जो भेद है दोस्तों, अंक को हम भेद नहीं बोलते हैं, अंक को हम भेद नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। अव्यय को क्या कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने आपको जब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ाया था तो आपको बताया था कि विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, निपात क्या होता है। तो आपको बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर बताना है इसका कि अव्यय को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अविकारी शब्द। क्योंकि दोस्तों जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होते हैं, कौन कौन से दोस्तों? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण, ये दोस्तों कैसे होते हैं? ये सभी होते हैं दोस्तों विकारी शब्द। कैसे होते हैं दोस्तों? विकारी शब्द होते हैं।
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये होते हैं दोस्तों हमारे विकारी शब्द। और जो अविकारी शब्द होते हैं दोस्तों उनको हम अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्दों को ही दोस्तों अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। अब आपको विकारी शब्द तो मालूम हो गए कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये क्या हो गए दोस्तों विकारी शब्द। और अविकारी शब्दों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है। विकारी की भी दोस्तों संख्या 4 होती है और अविकारी की भी 4 होती है। तो अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सभी हैं दोस्तों अविकारी शब्द और इन्हीं को दोस्तों हम अव्यय बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से दोस्तों समृद्ध स्वर कौन सा है? आपसे पूछा गया है इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? ओ, ई, औ, आ। अब आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मुख या तालु की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मुख या तालु की स्थिति के आधार पर दोस्तों जो स्वर होते हैं ये होते हैं दोस्तों 4 प्रकार की। अब कौन कौन से होते हैं दोस्तों? नंबर 1 होता है दोस्तों हमारा समृद्ध स्वर। कौन सा? जो आपसे पूछा गया है। नंबर 1 होता है दोस्तों समृद्ध स्वर। और दोस्तों नंबर 2 होता है हमारा अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध, समृद्ध ये हो गया और इसका आधा यानी अर्ध समृद्ध। और दोस्तों तीसरा होता है हमारा विवृत। कौन सा दोस्तों? विवृत स्वर। और चौथा होता है दोस्तों हमारा अर्धविवृत। कौन सा? अर्धविवृत। आपको याद हो गए होंगे दोस्तों। पहला होता है समृद्ध और दूसरा होता है अर्धसमृद्ध, तीसरा होता है विवृत और चौथा होता है दोस्तों हमारा अर्धविवृत। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए कि समृद्ध कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों समृद्ध होते हैं हमारे जिसमें समृद्ध का अर्थ होता है बंद स्वर, जिसमें मुख जो है हमारा बंद हो। और अर्धसमृद्ध होता है जिसमें मुख आधा बंद हो। और विवृत के मीन्स होता है दोस्तों खुला, यानी इसको हम दोस्तों खुला हुआ स्वर भी बोलते हैं। और अर्धविवृत होता है जिसमें दोस्तों मुख हमारा आधा खुला होता है, यानी बंद, आधा बंद, खुला और आधा खुला। तो हाँ, वो कौन से स्वर होते हैं जिसको हम बंद स्वर बोलते हैं यानी समृद्ध स्वर? तो वो होते हैं दोस्तों हमारी ई होता है, एक तो ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया और बड़ा ऊ और री। ये दोस्तों तो इनकी यदि आपसे संख्या पूछी जाए तो कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5। तो समृद्ध स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 5 होती है। तो आपसे पूछा क्या गया है समृद्ध स्वर, तो बताइए समृद्ध स्वर इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, छोटी ई। तो छोटी ई है जो दोस्तों समृद्ध स्वर। अब बात करते हैं दोस्तों अर्ध समृद्ध कौन कौन से होते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर की संख्या होती है दोस्तों 2। वो होते हैं दोस्तों हमारे ए और ओ। ए और ओ, तो इनकी संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2। समृद्ध होते हैं ई ओ ऊ री और अर्धसमृद्ध होते हैं ए ओ। और विवृत दोस्तों होता है हमारा आ। विवृत मीन्स आ और विवृत मीन्स दोस्तों क्या होता है? खुला स्वर। इसकी संख्या होती है 1। एक बार आप आ करके बोलेंगे ना तो आपका मुख जो है पूरा खुल जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं विवृत स्वर। अब अर्धविवृत की बात करते हैं। जो बाकी के बचे हुए स्वर हैं वो किस में जाते हैं? अर्धविवृत में कौन कौन से? एक तो बचा दोस्तों हमारा छोटा आ बचा और ए बचा और औ। इनकी संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या जो है दोस्तों ये हो जाएगी हमारी 3। तो अर्धविवृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3। और समृद्ध की 5, अर्धसमृद्ध की 2, विवृत की 1। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं। ई ओ ऊ री, यानी इनकी संख्या है 5। नेक्स्ट है दोस्तों वचन के कितने भेद होते हैं? दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि वचन के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन बी 2। वचन के 2 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है हमारा दोस्तों एक वचन और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों हमारा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। तो है ना दोस्तों, बिल्कुल इजी है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया इसका। तो वचन के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 14। प्रतिदिन में कौन सा समास है? आपसे पूछा है दोस्तों समास, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो बताइए फटाफट दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास? तो बताइए फटाफट दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास दोस्तों वह होता है कि जिसमें
समस्त पद दोनों पद प्रधान हो, समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा एक दूसरे के विलोम होते हैं या विलोम जैसे होते हैं तो वहाँ पर दोस्तों द्वंद्व समास होता है। इसको पहचानने के लिए दोस्तों ये योजक चिन्ह दोस्तों इसमें होता है। ये जो बीच में डैश होता है ना, इसको दोस्तों बोलते हैं योजक चिन्ह। जहाँ भी आपको योजक चिन्ह मिल जाए दोस्तों वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और यदि आपको लगता हो कि ये विलोम शब्द यानी अपोजिट जैसे हैं तो वहाँ पर भी दोस्तों द्वंद्व समास होता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दे दूँ, जैसे भला, जैसे कोई एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे आपको भला और भला के दोस्तों हमने बीच में दोस्तों एक दे दिया आपको डैश, भला का क्या हो जाएगा दोस्तों बुरा। तो ये दोस्तों क्या हो गया, एक ये दोस्तों विलोम शब्द होगा ना, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा, भला और बुरा में दोस्तों कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अब बात करते हैं दोस्तों द्विगु समास की। द्विगु समास क्या होता है, यह दोस्तों द्विगु समास जो है इसमें समस्त पद का प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद यानी पूर्व पद, इसका पूर्व पद दोस्तों संख्यावाची होता है तथा बाद वाला पद संज्ञा होता है। और ये दोस्तों समूह का बोध कराते हैं यानी संख्यावाची होते हैं, जो समूह का बोध कराते हैं तो वहाँ पर दोस्तों द्विगु समास होता है। जैसे कि दोस्तों हमने ले लिया सप्ताह, सप्ताह, सप्ताह में दोस्तों स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, सप्त आ रहा है ना, और सप्त किसको बोलते हैं, सात को बोलते हैं। तो सप्ताह किसे बोलते हैं दोस्तों, 7 दिनों के समूह को। तो 7 दिनों का समूह होता है ना, 7 दिनों का समूह होता है। तो जब समूह की बात हो रही है ना तो सप्ताह, तो कौन सा समास हो गया दोस्तों, द्विगु समास। अब बात करते हैं दोस्तों बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसमें समस्त पद दोनों पद अप्रधान हो और अन्य तीसरे पद की प्रधानता व्यक्त करते हैं दोस्तों, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास। जैसे कि दोस्तों लंबोदर, लंबोदर किसको बोलते हैं दोस्तों, हम लंबोदर बोलते हैं दोस्तों भगवान गणेश को। तो हम इसको कैसे दोस्तों इसका समास विग्रह करेंगे, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, यानी लंबा है उधर जिसका, तो 2 पद ये हो गए। और तीसरे की हम विशेषता बता रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, गणेश जी की। नहीं, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। दशानन, 10 सिर हैं जिसके अर्थात रावण। तो ये सभी क्या हो दोस्तों, बहुब्रीहि समास। अब बात करते हैं दोस्तों अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास में दोस्तों समास का पहला पद यानी पूर्व पद या तो अव्यय होंगे या उपसर्ग होंगे, वह प्रधान तथा बाद वाला पद संज्ञा होता है, संज्ञा होता है। तो वहाँ पर कौन सा दोस्तों समास होता है, अव्ययी भाव समास। इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें दोस्तों या तो आपको स्टार्टिंग में उपसर्ग लगा मिलेगा या फिर अव्यय। अब जैसे कि मैं आपको जैसे बोल दूँ, जैसे कि यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो यथाशक्ति जो है तो इसमें कौन सा समास है आपको ये बताना है। तो यथाशक्ति, तो यथा क्या है, जो इसका दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे यानी यथा धन शक्ति, तो यानी शक्ति के अनुसार। तो यथा आ गया ना, तो यथा क्या है दोस्तों, उपसर्ग है ना, तो यहाँ पर दोस्तों यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों आपसे दे दिया जाए हाथों हाथ, यानी हाथ ही हाथ में, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। रातों रात, कानों कान, दिनों दिन, पल पल, नगर नगर, यानी दोस्तों इसमें हम कह सकते हैं यदि संज्ञा या अव्यय पद का यानी दोहरान होता हो यानी रिपीट होते हैं तो वहाँ पर कौन सा समास होता है दोस्तों, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि द्वार द्वार, नगर नगर, पल पल, तो यह सभी क्या नहीं रिपीट हो रहे हैं ना, तो वहाँ पर दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो आपसे दोस्तों पूछा गया है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास। तो प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास। यानी उसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रतिधन दिन, यानी प्रत्येक दिन। तो प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है दोस्तों कनफटा में कौन सा समास है, तो बताइए दोस्तों कनफटा में कौन सा समास है। कनफटा किसको बोलते हैं, कनफटा दोस्तों बोलते हैं भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को क्या बोलते हैं दोस्तों, कनफटा। तो यानी कनफटा, कान है फटे जिसके अर्थात विष्णु। तो हमने आपको क्या बताया था, जो तीसरे पद का विशेषता बताता हूँ वहाँ पर कौन सा समास होता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है। दोस्तों आपको बताना है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है। दोस्तों बिल्कुल ईजी है दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अब की बार यूपीएसआई में काफ़ी बार पूछे गए हैं कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या है, उत्तर और दक्षिण के बीच की दिशा क्या है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या है। तो आपको दोस्तों ये चारों दिशाओं के जो बीच की दिशाएं होती हैं इनको आपको याद रखना है। तो बताइए दोस्तों पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है, फटाफट बताइए दोस्तों पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है, वायव्य, ईशान, आग्नेय या नैऋत्य। यदि दोस्तों हम बात करें दोस्तों वायव्य की, वायव्य किसे बोलते हैं दोस्तों, वायव्य दोस्तों ये होता है हमारी उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों,
उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को बोलते हैं दोस्तों वायव्य। जो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा होती है उसे हम बोलते हैं दोस्तों वायव्य। और पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों ईशान। तो ऑप्शन बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान बोलते हैं। और आग्नेय किसे बोलते हैं दोस्तों, आग्नेय बोलते हैं दोस्तों दक्षिण और पूर्व की दिशा को। दक्षिण और पूर्व की दिशा को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आग्नेय बोलते हैं, दक्षिण और पूर्व की दिशा को। अब बचा हमारा नैऋत्य। नैऋत्य किसे बोलते हैं दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम दिशा को। दक्षिण और पश्चिम दिशा को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों नैऋत्य। तो याद रखना दोस्तों, वायव्य उत्तर पश्चिम, पूरब उत्तर ईशान, दक्षिण पूर्व आग्नेय और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। आपको बताना है दोस्तों सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, वह कोलकाता जाता है, वर्षा हो रही थी। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण के लिए दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें ता है, ती है, ते होते हैं, वहाँ पर दोस्तों सामान्य वर्तमान काल होता है। तो दोस्तों वह कोलकाता जाता है, ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, वह कोलकाता जाता है। तो यह कैसा है दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द सफ़ेद का विलोम है। अब आपसे दोस्तों विलोम शब्द पूछा गया है कि सफ़ेद का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, वेदाग, उजला, स्याह, काला। और आप इसे 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जो इसको गलत करेंगे, जरूर इसको गलत करेंगे, और इसको ज़्यादातर लोग ऑप्शन डी काला बताएंगे। तो बताइए दोस्तों फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सफ़ेद का दोस्तों आपसे विलोम पूछा गया है। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए तो दोस्तों बिल्कुल गलत जवाब चुना है। यदि आपने चुना है बी तो ये भी गलत है, और यदि आपने चुना है ऑप्शन डी तो ये भी गलत है। तो सफ़ेद का विलोम दोस्तों होता है स्याह। तो दोस्तों आप पूछेंगे कि काला का क्या होता है। काला का होता है दोस्तों गोरा। काला का होता है दोस्तों गोरा होता है। और सफ़ेद का विलोम दोस्तों क्या होता है, स्याह होता है। सफ़ेद का विलोम स्याह होता है। नेक्स्ट, इनमें से सम उपसर्ग निर्मित शब्द रूप कौन सा है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें सम उपसर्ग दिया गया है। तो यदि आपको संधि विच्छेद आते होंगे ना तो आप इसे तुरंत कर लेंगे। संस्कृत का दोस्तों हम सब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, समधन कृत, और समधन मेलन, और समधन कार। तो इसमें ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी दोस्तों ऐसे हैं दोस्तों जो सभी सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो ऑप्शन डी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताना है दोस्तों। असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। बिल्कुल सही बात है, अवधी और बघेली बोलियों का विकास दोस्तों पूर्वी हिंदी से हुआ है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है, नहीं हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों। बताइए दोस्तों, क्या पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। हाँ जी, हुआ है। लेकिन जो असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, ये दोस्तों जो नई शब्द है दोस्तों ये गलत दे दिया गया है, जबकि हुआ है। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि रावण ने राम में क्रोध का भाव जगाया। इसमें से आपको बताना है इसमें दोस्तों आलम्बन कौन सा है। आलम्बन कौन सा है कि रावण ने राम में क्रोध का भाव जगाया। क्या राम आलम्बन है, रावण आलम्बन है, या क्रोध, या राम और रावण दोनों। तो बताइए दोस्तों फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आलम्बन के दोस्तों दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों। एक पहला होता है दोस्तों आश्रय आलम्बन। कौन सा होता है दोस्तों, आश्रय आलम्बन। और दूसरा होता है दोस्तों हमारा विषयालंबन। कौन सा होता है दोस्तों, विषयालंबन होता है। विषयालंबन होता है। पहला होता है आश्रयालंबन, दूसरा विषयालंबन। तो आश्रय दोस्तों क्या है, इसमें हमारा राम हो जाएगा आश्रय, और रावण जो है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा विषय यानी विषय। राम हो जाएगा आश्रय और रावण हो जाएगा हमारा विषय। तो दोस्तों इसमें से कौन सा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राम और रावण दोनों। तो राम और रावण दोनों कैसे हैं दोस्तों, ये आलम्बन है। आलम्बन के दो भेद होते हैं, आश्रय और विषय। यदि आपसे पूछा है आलम्बन के कितने भेद होते हैं दोस्तों, दो भेद होते हैं, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। नेक्स्ट है दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों। तो आपको बताना है कि दोस्तों रसों की संख्या कितनी है। आपसे दोस्तों मैं पूछ रहा हूं कि रसों की संख्या कितनी है, रसों की संख्या कितनी है, रसों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइए दोस्तों, फटाफट जल्दी से बताइए दोस्तों, रसों की संख्या कितनी है दोस्तों। रसों की संख्या दोस्तों 9 है। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो भरत मुनि के दोस्तों अनुसार रसों की संख्या है दोस्तों 8। तो ये नौवां रस कौन सा है दोस्तों, जब भरत मुनि ने 8 रस माने तो ये नौवां रस कौन सा है दोस्तों, तो ये नौवां रस ही दोस्तों शांत रस है। शांत रस को ही दोस्तों हम नौवां रस बोलते हैं। और आपको इसका स्थायी भाव पूछा है तो शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों ऑप्शन डी हमारा निर्वेद हो जाएगा। शांत रस का दोस्तों स्थायी भाव है हमारा निर्वेद, और ये शांत रस दोस्तों यही हमारा नौवां रस है। तो जो नौवां रस है ये किसने माना था, तो ये नौवां रस दोस्तों ये माना था आपका अभिनय गुप्त ने। किसने माना था दोस्तों, अभिनय गुप्त ने। दोस्तों इसको दिमाग में छाप लेना, अभिनय गुप्त ने कौन सा रस माना था नौवां रस, वो है आपका शांत रस। ये किसने माना था दोस्तों, अभिनय गुप्त ने माना था। और बाकी के दोस्तों कितने किसके थे, भरत मुनि के अनुसार 8, और रसों की संख्या पूछी जाए तो 9 है, और नौवां रस कौन सा है दोस्तों, शांत रस है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्वेद हो जाएगा। हास्य किसका हो जाएगा दोस्तों, ये हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों, हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। श्रृंगार रस का दोस्तों स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रोध हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव दोस्तों क्रोध हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली, या एक टोकरी भर मिट्टी। तो बताइए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इनमें से किसे माना है। फटाफट बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है, इंदुमती को। इंदुमती को दोस्तों हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसने माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इंदुमती के दोस्तों रचयिता कौन है दोस्तों, इसके रचयिता हैं दोस्तों किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है दोस्तों, किशोरी लाल गोस्वामी। याद रखना, इंदुमती के रचयिता का रचना किसने की, किशोरी लाल गोस्वामी ने। किसने की दोस्तों, किशोरी लाल गोस्वामी ने। याद रखना, किशोरी लाल गोस्वामी ने इंदुमती की रचना की। अब बात करते हैं दोस्तों 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है दोस्तों, यह दोस्तों है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किसकी दोस्तों रचना है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना है दोस्तों, 11 वर्ष का समय। जो दुलाई वाली है दोस्तों, ये दुलाई वाली, ये किसकी है दोस्तों, ये रचना है दोस्तों राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष। याद रखना दोस्तों, दुलाई वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजेंद्र बाला घोष। इनको ही दोस्तों हम बोलते हैं बंग महिला के नाम से बोलते हैं इनको। बंग महिला के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, राजेंद्र बाला घोष को। नेक्स्ट है दोस्तों, टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है। आपसे पूछा है दोस्तों टहलना के बारे में पूछा है ना, तो टहलना आपको बताने कि इसमें से टहलना क्या है, क्रियात्मक संज्ञा है, या संज्ञा है, या विशेषण है, या क्रिया है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। जब हम दोस्तों टहलते हैं ना तो क्या दोस्तों क्रिया करते हैं ना, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगी, क्रियात्मक संज्ञा है। टहलना एक दोस्तों क्रियात्मक संज्ञा है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों, आपको फटाफट बताना है। बिल्कुल ईजी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, दिमाग में छाप लेना। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है, अपभ्रंश प्राकृत पाली हिंदी है, या हिंदी पाली प्राकृत अपभ्रंश है, या प्राकृत अपभ्रंश पाली हिंदी है, या पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी है। तो दोस्तों सबसे पहले हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ दोस्तों, संस्कृत भाषा से हुआ। कौन कौन से, वैदिक और लौकिक। वैदिक में दोस्तों कौन कौन से आ गई, सबसे पहले आती पाली, पाली के बाद आ गई दोस्तों हमारी प्राकृत के बाद दोस्तों अपभ्रंश से क्या विकसित हुई, हिंदी। तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। इसको याद रख लेना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा। आपसे दोस्तों पूछ रहा है कि संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा। संस्कृति का विशेषण क्या होगा, संस्कृत होगा, या संस्कृत होगा, या सांस्कृतिक होगा, या सांस्कृतिक हो जाएगा। फटाफट बताइए दोस्तों।
क्या संस्कृति का विशेषण संस्कृत हो जाएगा? भैया नहीं होगा, संस्कृति तो गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है। तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृति का विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक। तो आप बताइए दोस्तों समाज का विशेषण क्या हो जाएगा? पहले आप ये बताइए हमें, समाज का विशेषण क्या हो जाएगा? समाज का विशेषण क्या हो जाएगा? अंतर का विशेषण क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए दोस्तों, अंतर का विशेषण क्या हो जाएगा? समाज का हो जाएगा दोस्तों सामाजिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक। समाज का क्या हो जाएगा? सामाजिक। और अंतर का हो जाएगा दोस्तों आंतरिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंतरिक। याद रखना। इतिहास का क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। तो ये सभी क्या है दोस्तों? विशेषण हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? निवास, महल, प्रासाद या घर? फटाफट बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द आपका विदेशी है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 27 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 की बात हो रही है दोस्तों। फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? निवास, महल, प्रासाद या घर? देखिए दोस्तों जो निवास है दोस्तों ये हिंदी शब्द है, प्रसाद है ये भी हिंदी शब्द है, घर ये भी हिंदी शब्द है। जो महल है दोस्तों ये कैसा विदेशी शब्द है और किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ये महल दोस्तों जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। अब आप बताना है दोस्तों जो रिक्शा शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? रिक्शा विदेशी है पर ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों? रिक्शा है दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, जापानी भाषा का है। और गमला दोस्तों किस भाषा का शब्द है? गमला है दोस्तों पुर्तगाली भाषा का। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं तो उनके लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, परिशिष्ट, संदर्भ सूची, अनुक्रमणिका या परिशिष्टों। फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परिशिष्ट। परिशिष्ट क्या बोलते हैं? जो ग्रंथ के जो बचे हुए अंश होते हैं और इनको अंत में जोड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं दोस्तों परिशिष्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब आपको बताना है इसमें शुद्ध अशुद्ध है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, मोहन सुबह ही पटना सिधार गया। पटना सिधार गया, भैया सिधारना तो उसके लिए यूज करते हैं ना जो मर जाते हैं, यानी वह स्वर्ग सिधार गया। तो यार दोस्तों कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मोहन सुबह ही पटना चला गया, मोहन सुबह ही पटना चला गया दोस्तों बिल्कुल सही है। मोहन सुबह ही पटना को चला गया दोस्तों, नहीं भाई पटना को नहीं आएगा दोस्तों, पटना चला गया हो जाएगा। मोहन सुबह ही पटना में पधार गया, नहीं भाई ये भी गलत। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मोहन सुबह ही पटना चला गया। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? फूल बाबू के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? फटाफट बताना है। सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या राजकमल चौधरी को? तो फटाफट बताइए दोस्तों फूल बाबू के नाम से किसे जाना जाता है? फूल बाबू के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोस्तों, फूल बाबू के नाम से राजकमल चौधरी को जानते हैं दोस्तों। किसको जानते हैं दोस्तों? राजकमल चौधरी को दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य में आपसे पूछा है दोस्तों, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यदि प्रैक्टिस सेट में यदि कोई भी क्वेश्चन को बताने में यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें कि आपसे ये त्रुटि होगी, तो हम उसमें दोस्तों कुछ सुधार करेंगे। तो बताइए दोस्तों कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया? तो फटाफट बताइए दोस्तों, आपको दोस्तों बताना है कि कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों ये है दोस्तों वाच्य का टॉपिक। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वाच्य जो होती है दोस्तों ये होती है 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है दोस्तों हमारा कृतवाच्य। कौन सा होता है दोस्तों? कृतवाच्य हो गया, कृतवाच्य। और दूसरा हो गया दोस्तों हमारा कर्मवाच्य जो आपसे पूछा गया है, कर्मवाच्य हो गया। और तीसरा हो गया दोस्तों भाववाच्य। कौन सा हो गया दोस्तों? भाववाच्य। जो दोस्तों कर्मवाच्य होता है यह दोस्तों सदैव सकर्मक होता है। कैसा होता है दोस्तों? कर्मवाच्य जो दोस्तों हमेशा सकर्मक होता है। और जो भाववाच्य होता है दोस्तों यह सदैव कैसा होता है दोस्तों? हमेशा अकर्मक होता है। भाववाच्य कैसा होता है दोस्तों? अकर्मक होता है। और जो कृतवाच्य होता है दोस्तों, जो कृतवाच्य होता है यह अकर्मक और सकर्मक दोनों में होता है।
अकर्मक और सकर्मक कैसा होता है दोस्तों? दोनों होता है। कृतवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों तरीके से बनते हैं और कर्मवाच्य दोस्तों सदैव सकर्मक होता है और भाववाच्य दोस्तों सदैव अकर्मक होता है। तो आपको याद रखना है कर्मवाच्य किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग है? सकर्मक क्रिया का। नेक्स्ट है दोस्तों, हर गीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? हर गीत का में दोस्तों कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 26 की। 26 होती है दोस्तों गीतका में। किस में होती है दोस्तों? गीतका में। गीतका में होती है दोस्तों 26 और हर गीतका में दोस्तों कितनी होती हैं? 28। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हर गीतका में दोस्तों कितनी मात्राएं होती हैं? 28। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? आपसे पूछा है कि निर्मित नहीं है, किससे? एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है। अधेला, अकेला, मटेला या बघेला? तो फटाफट बताइए दोस्तों। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मटेला। क्योंकि मटेला दोस्तों कैसा है? इसमें दोस्तों कौन सा प्रत्यय? मट धन एला हो जाएगा। इसमें दोस्तों ये प्रत्यय निकलेगा, कौन सा? मट धन एला, ये वाला निकलेगा। लेकिन आपसे पूछा कौन सा है दोस्तों? बिना मात्रा वाला। तो ये मटेला है दोस्तों। मटेला का संधि विच्छेद ये होगा, तो एला प्रत्यय इसमें नहीं है। और बाकी में दोस्तों ये अकेला, अकधन एला हो जाएगा। अधधन एला, अबगधन एला। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? गांव में बोल देते हैं ना कि उंगली पकड़ के तुम तो यार पहुंचा पकड़ रहे हो। तो इसमें वही कहावत आ गई कि उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बताइए दोस्तों। प्यार करने के लिए उंगली पकड़ना? अरे भाई बिल्कुल गलत। धीरे धीरे सांस को बढ़ा देना दोस्तों, धीरे धीरे सांस को बढ़ने देना। भैया पहले तो उंगली पकड़ी, सांस बढ़ा तो हमने उसको पहुंचा पकड़ लिया। यानी धीरे धीरे दोस्तों सांस को बढ़ने देना। ताकत का अनुमान लगाना गलत, मन बढ़ना गलत। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है निरपराधी, उज्ज्वल, प्रतीक्षा या यानी? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरपराधी, उज्ज्वल, प्रतीक्षा, यानी। तो बताइए इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है दोस्तों बिल्कुल शुद्ध लिखा है? यदि दोस्तों हम बात करते हैं निरपराधी की, निरपराधी दोस्तों कोई शब्द नहीं होता है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत शब्द है। निरपराध होता है। क्या होता है दोस्तों? निरपराध होता है, ना कि निरपराधी। निरपराध शब्द दोस्तों सही होता है, निरपराधी शब्द गलत होता है। प्रतीक्षा दोस्तों ऐसे नहीं लिखते हैं। प्रतीक्षा दोस्तों ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बड़े की मात्रा से। प्रतीक्षा ऐसे लिखते हैं। आपको लगता होगा कि जो यानी है बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों, बिल्कुल गलत लिखा है। यानी में दोस्तों बड़े की मात्रा होती है। कैसी होती है? बड़े की। उज्ज्वल दोस्तों बिल्कुल सही लिखा है। उज्ज्वल बिल्कुल सही है। उज्ज्वल में दोस्तों याद रखना, इसमें दोनों जा कैसी होती है? आधी होती है। उज्ज्वल में दोस्तों दोनों जा आधी होती है। तो उज्ज्वल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास? तो बताइए फटाफट दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको अभी हमने दोस्तों बताया था कि अव्ययीभाव समास में क्या होता है दोस्तों? हर रोज, यानी हर रोज यानी हर में से उपसर्ग आ गया ना, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हर रोज में दोस्तों कौन सा समास है? अव्ययी समास। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 37। आपसे दोस्तों पूछा है कि मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मत्सर जो लिखा है दोस्तों ये कैसा है दोस्तों? मत्सर जो शब्द दिया गया है दोस्तों एक तत्सम शब्द है। आपसे मत्सर का तद्भव रूप पूछा गया है। तत्सम तद्भव से जरूर 1-2 क्वेश्चन आपके 100% आपसे यूपी पुलिस में पूछे जाने हैं। तो बताइए क्या मत्सर का तद्भव मच्छर हो जाएगा, या मछली हो जाएगा, या मीत हो जाएगा, या मक्खी हो जाएगा? बिल्कुल ईजी है दोस्तों। मत्सर का दोस्तों क्या हो जाएगा? मच्छर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मछली का दोस्तों क्या होता है तद्भव? मछली का तद्भव होता है दोस्तों मत्स्य। क्या होता है दोस्तों? मत्स्य। मत्स्य मीन्स दोस्तों क्या होती है? मछली होती है। और दोस्तों मीत का तद्भव क्या हो जाएगा? मीत हम बोलते हैं दोस्तों मित्र को। किसको बोलते हैं दोस्तों? मित्र को। मित्र किसका तद्भव है? मीत का। मीत क्या है? तत्सम है। और तद्भव क्या है दोस्तों? मित्र। अब मक्खी की दोस्तों बात करते हैं तो मक्खी दोस्तों क्या है? तद्भव है। मक्खी का दोस्तों तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? मच्छिका। मच्छिका आ गया ना, तो मच्छिका कैसा है दोस्तों? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द को दोस्तों पहचानने के लिए दोस्तों आपको याद रखना है, जो तत्सम शब्द होते हैं जिसमें यदि आपको छा मिल जाए या फिर आपको अनुस्वार मिल जाए, तो यहाँ पर ये दोनों शब्द कैसे होते हैं दोस्तों? सदैव तत्सम होते हैं। यदि आपको छह छत्री वाला और ये अनुस्वार बिंदी वाला यदि आपको मिल जाता है, वो सदैव दोस्तों तत्सम होता है। यदि आपको दोस्तों चंद्र बिंदु जहाँ भी मिल जाए तो वो सदैव कैसा होता है दोस्तों? हमेशा तद्भव होता है। आपको इस पॉइंट को नोट करना है। तो मत्सर शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? मच्छर। और मछली का
तत्सम मत्स्य और मीत का तद्भव मित्र और मक्खी का तत्सम मत्स्यिका। तो आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आज हमने दोस्तों हिंदी के प्रैक्टिस सेट में 37 प्रश्नों को कवर किया है और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों ने इसमें काफ़ी शानदार स्कोर किया होगा। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको ज़रूर बताना है कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट 1। अब आप लोगों के सामने नेक्स्ट आएगा इसका प्रैक्टिस सेट 2, वो भी होगा आपका 37 नंबरों का। तो दोस्तों आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, फटाफट लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली दोस्तों सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट 2 में। तो आप इसको कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।